अब देखो अब नया टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियां। तो मध्य प्रदेश की नदियां शुरू होने से पहले ये बताओ कि तुम सब पढ़ रहे हो कि नहीं? मैं कभी भी पूछ लूंगा क्योंकि अब मैं हूँ दबाबाज, समझे? मैं कभी भी पूछ लूंगा, ठीक है? तो आप लगातार पढ़ते रहो। अभी तो केवल खड़े होकर पूछवाना होता है, फिर मैं खड़े होकर 1.5 घंटे जब तक पीरियड चलता है तब तक खड़े ही रहोगे, बैठाता नहीं हूँ मैं। जितने नए हैं वो सुन लो, पुराने वालों को तो पता है, शेखर कर गए थे, ठीक है? आप लोगों की बात बता रहा हूँ कि पढ़ते रहो, मैं कभी भी पूछ लूंगा, नहीं पूछोगे तो रजिस्टर उठा के खड़े होकर याद करोगे, ठीक है? आप लगातार पढ़ते रहो, कभी भी पूछ लूंगा, ठीक? आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की नदियां, ठीक है? और इससे बहुत प्रश्न आए हैं, 18 प्रश्न आए हैं 2017 में, मतलब तीनों शिफ्ट को मिला के पूरे पेपर जितने महीने चले हैं उनमें 18 बार यहाँ से क्या किए गए प्रश्न पूछे गए, 18 से ज्यादा। इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज के पेपर में 18 नहीं, एक ही आएगा, ठीक है? प्रश्न आएगा एक पेपर में एक ही प्रश्न आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है बहुत। एग्जाम आप कोई भी दो, चाहे जेल प्रति दे दो, चाहे PSI दे दो, चाहे पुलिस दे दो, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो अपन पढ़ेंगे क्या? नया टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियां। तो जब सबसे पहली बात तो नदियां सब समझते हैं कि नदियां क्या हैं, मतलब एक ऐसी जल राशि जो क्या होती है, एक निश्चित दिशा में क्या होती है, सतत प्रवाहित होती रहती है, ठीक है? किसी कारणवश अगर सूख जाए, किसी कारणवश जल स्तर कम हो जाए तो बात एक अलग है, नहीं तो हम कहेंगे कि एक ऐसा अपवाह तंत्र जो लगातार क्या होता है, धरातल पर एक निश्चित दिशा की ओर क्या होता है, बहता रहता है, धरातल पर उसे क्या कहा जाता है, नदी कहा जाता है, ठीक है? अब ये जो नदियां हैं, इन नदियों में हम देखें कि भारत के अंदर, तो भारत में संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक नदियां हैं, ठीक है? विश्व की सर्वाधिक नदियां कहाँ हैं? भारत में है। और भारत की सर्वाधिक नदियां कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। लगभग 205 से लेके लगभग 207 नदियां क्या होती हैं, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है? अब ज्यादा नदियां यहीं पर हैं, इसीलिए इसको एक मध्य प्रदेश तो कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था, भारत का हृदय स्थल कहा जाता है क्योंकि मध्य में है। अब नदियां ज्यादा हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका, ठीक है? मतलब यहाँ पर ये उपनाम है किसका, मध्य प्रदेश का, इसको कहा जाता है क्या, नदियों का मायका, ठीक? तो अब इस नदियों के मायके में हमें ये 207 नदियां पूरी नहीं पढ़ना है, ठीक है? बस केवल इतनी सी बात है कि नदियां भारत में विश्व की सबसे ज्यादा, तो भारत की सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब हम भारत की नदियों में देखें तो भारत में मोटे तौर पर जब हम भारत की नदियों वाला टॉपिक देखेंगे उसमें थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ केवल हम वो बिंदु लेंगे कि भारत की जो नदियां हैं उनको मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक को तो बोला जाता है हिमालयी नदियां, कैसी, हिमालयी नदियां, और एक को बोला जाता है क्या, प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है? तो एक होती है क्या, हिमालयी नदियां, और एक क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां। जो हिमालयी नदियां हैं इन्हें सदानीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदानीरा। और इन्हें क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय नदियों को क्या कहा जाता है, मौसमी नदियां। ये कहे जाने का कारण है, सदा मतलब हमेशा, नीरा का मतलब, नीर मतलब पानी, ऐसी नदियां जिनमें हमेशा पानी रहता है उन्हें सदानीरा कहते हैं, और जिनमें मौसम के हिसाब से जल स्तर घटता बढ़ता रहता है उसे क्या कहते हैं, मौसमी नदियां कहते हैं, ठीक है? अब ये जो सदानीरा है इनमें हमेशा पानी रहने का कारण है कि इनकी उत्पत्ति, इनका उद्गम, इनका ओरिजिन कैसे होता है, तो होता है ग्लेशियर से। तो ग्लेशियर हमेशा जमे होते हैं, हमेशा उससे क्या निकलता रहता है, पानी निकलता रहता है। और मौसमी में कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे ही कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाती है किसी नदी, कभी को हमने कई नदियां भारत की ऐसी पढ़ेंगे जिनकी वजह से भारत के कई राज्यों में क्या आ जाती है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इसका मतलब मौसम का मिजाज जैसा होगा उसी हिसाब से नदी में क्या होगा, पानी होगा, ठीक है? तो उन्हें कहा जाता है क्या, मौसमी नदियां। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियां पुरानी है किससे, हिमालयी नदियों से,
ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो नदियां हैं, कौन सी नदियां? प्रायद्वीपीय नदियां जो पुरानी है, कैसे? हिमालय से। हिमालय की नदियां अभी नई है। नई का मतलब ये नहीं है कि पिछले साल ही तैयार हुई है, मतलब ये कि इनसे पुरानी है। क्यों? जब हम भारत का निर्माण पढ़ेंगे तो आपने भारत का प्राकृतिक मैप देखा होगा, भारत बॉर्डर पे इधर उधर हरा हरा सा होता है, फिर थोड़ा लाइटिश ब्राउन होता जाता है, ब्राउन होता जाता है, बीच में जाके पूरा ब्राउन दिखता है। देखा है क्या ऐसा मैप? प्राकृतिक मैप होता है तो बीच में वो कैसा दिखता है? ब्राउन सा दिखता है, हल्का पीला, और चारों तरफ इधर कैसा दिखता है? हरा हरा, और ऊपर जाओगे तो भी हरा दिखता है। वो जो ब्राउन ब्राउन जो दिखता है वो प्योर भारत है। फिर धीरे 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 प्लेट के खिसकने से क्या हुआ है? ऊपर भारत का निर्माण हुआ है, और इधर जो हरा हरा हमें दिखता है ये नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद को इकट्ठा करने से और उनके जम जाने से क्या हुआ है? बॉर्डर लाइन बनी है किसकी? भारत की पुरानी नदियां हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पाई जाती हैं। और कितने कितने भागों में विभाजित है? तो हिमालयी और प्रायद्वीपीयों में विभाजित है भारत की। हिमालयी नई नदियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत की कैसी नदियां हैं? पुरानी नदियां हैं। अब इनमें से प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियां कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, पेन्ना, यमुना, इन सबको हम भारत के साथ पढ़ेंगे। हम केवल मध्य प्रदेश की नदियों में देखें तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं बहाव की दृष्टि से, ठीक है, बहाव की दृष्टि से, ठीक आसान होगा जरा। तो बहाव की दृष्टि से तो देखो जरा, बहाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहाव की दृष्टि से मध्य प्रदेश में उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, मध्य प्रदेश में दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, मध्य प्रदेश में पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, मध्य प्रदेश में पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। मतलब मध्य प्रदेश की कुछ नदियां उत्तर दिशा में, कुछ नदियां दक्षिण में, कुछ नदियां पूर्व में और कुछ नदियां पश्चिम में। चारों दिशाओं में क्या होती है? मध्य प्रदेश की नदियां प्रवाहित होती हैं। अब इनमें अगर हम ये देखें कि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। तो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों में सबसे ऊपर है कौन सी? नर्मदा। नर्मदा के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो नदी कौन सी है? चंबल। चंबल के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? सोन। सोन के बाद जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? ताप्ती। और ताप्ती के बाद जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? बेतवा। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 13 बार। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 965। इसकी लंबाई कितनी है? 780। इसकी लंबाई कितनी है? 724। और इसकी लंबाई कितनी है? 400। तो 5 नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। ठीक है। अब हम अगर ये देखें कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में हम लेंगे किसको? एक चंबल तंत्र को, चंबल नदी तंत्र। इसी में सारी नदियां क्या आ जाएगी? शामिल हो जाएगी। चंबल नदी तंत्र के अंदर क्षिप्रा, चंबल नदी तंत्र के अंदर काली सिंध, चंबल नदी तंत्र के अंदर पार्वती, चंबल नदी तंत्र के अंदर हमारी सिंध, ठीक है, ये सब काय में आ जाएंगी? चंबल नदी तंत्र। और जब दक्षिण की बात करेंगे तो एक नदी है कौन सी? वेदगंगा। तो ये हमारी कौन सी हो गई? मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उन नदियों में कौन कौन का नाम आता है? सोन का आता है, और किसका आता है? टोंस का आता है। ठीक है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उनमें नाम आता है किसका? नर्मदा का। उसमें नाम आता है किसका? ताप्ती का। और उसमें नाम आता है किसका? माही का। तो देखो, एक तो बात ये कि आपसे यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां निम्न में से कौन सी हैं, कौन सी नहीं है। अभी अपन मैपिंग करेंगे तो समझेंगे। ठीक है। तो चंबल नदी तंत्र की जितनी नदियां हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तर का हमें पता है कि अगर इसको मध्य प्रदेश मान लें, ठीक है, अगर हम क्या इसको अगर हम मध्य प्रदेश मान लें तो यहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो उत्तर की ओर प्रवाहित होंगी सारी चंबल नदी तंत्र वाली, ये पश्चिम और ये पूर्व और ये दक्षिण। तो चारों दिशाओं में क्या होती है? मध्य प्रदेश की नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है।
यहाँ पर हमने लिखा है चंबल नदी तंत्र, और चंबल नदी तंत्र में हम जितनी भी नदियां देखेंगे वो सब उत्तर की ओर क्या होगी, प्रवाहित होगी। और इधर हम देखेंगे सोन और कौन सी टॉन्स और कैन भी देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है, स्पष्ट हो रहा है, आया ना, ठीक। तो देखो जरा, हमने यहाँ तक ये देख लिया कि नदियां मध्य प्रदेश में इतनी है, नदियों में की संख्या ज्यादा होने की वजह से इसको मायका कह रहे हैं। तो मध्य और भारत की पूरी नदियों को हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों में विभाजित किया गया है। उनमें से प्रायद्वीपीय पुरानी है, हिमालय नहीं है। मध्य प्रदेश की नदियां जिसका उदाहरण है वो प्रायद्वीपीय है। इसका मतलब मध्य प्रदेश की नदियां गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सिंधु से, ठीक है, क्या है, बहुत पुरानी है। यानी हमारी चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, जितनी भी हम पढ़ेंगे, वेदगंगा, ये सारी नदियां कैसे, गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सिंधु से, और वहां की सतलज जितनी भी नदियां हैं हिमालय, वो सारी नदियों से क्या है, मध्य प्रदेश की नदियां पुरानी है। क्यों पुरानी है? क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदियों के क्या है, उदाहरण है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। और इस तरीके से आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सी उत्तर प्रवाहित है, कौन सी दक्षिण, कौन सी पूर्व और कौन सी पश्चिम। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो चलो अब हम शुरू करते हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों से, ठीक। देखो जरा, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सा तंत्र लिया अपन ने? चंबल नदी तंत्र, ठीक है। तो देखो, पूरा मध्य प्रदेश जब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक विभाजन, तो उसमें एक पठार है, कौन सा? मालवा का पठार, ठीक है। मालवा के पठार के अंदर क्या है? विंध्याचल पर्वत, ठीक है। विंध्याचल, और विंध्याचल के अंदर क्या है? इंदौर। इंदौर की एक तहसील है मऊ। मऊ में इसी पर विंध्याचल पर्वत पर मालवा के पठार में एक शैली है जिसका नाम है क्या? जाना पाव। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 800 कितनी? 854 मीटर। तो पहली बात तो ये कि आपको ये पूरी बात याद रखना है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे ज्यादातर तो प्रश्न ये पूछा जाता है, ये उसका क्या है, उद्गम स्थान है। लेकिन मालवा के पठार में है, जब हम पढ़ेंगे मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जिले की बात करें इंदौर है, तहसील की बात करें मऊ है, और स्थान की बात करें जाना पाव, ठीक है। तो जाना पाव विंध्याचल की में, विंध्याचल में क्या है, ये चोटी है, ठीक है। कौन सी? जाना पाव। और पठार है कौन सा? मालवा। तो फिर हम कहें कि यहाँ से क्या होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है। मान लो ये है आपका क्या? जाना पाव, ठीक है। ये है जाना पाव की पानी, ठीक। जाना पाव कहाँ है? इंदौर में है। तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ठीक है। कौन कौन सा? इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच। यहाँ से आ जाती है कहाँ? राजस्थान। फिर ये प्रवाहित होगी, फिर आ जाएगी श्योपुर, मुरैना, भिंड। और क्या हो जाएगी? श्योपुर, मुरैना, फिर आ जाएगी कहाँ पर? श्योपुर, मुरैना और भिंड। यहाँ एक नदी आ रही है, ठीक है। और ये जगह है कौन सी? इटावा। ये जगह कौन सी है? इटावा। इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और ये जो नदी है, ये नदी कौन सी है? बातें नहीं करो मोड़ी, यमुना, ठीक है। तो यमुना में आकर इटावा में ये चंबल नदी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, इस नदी का नाम है चंबल। अब हम कहेंगे कि चंबल का जो उद्गम हो रहा है, वो उद्गम कहाँ से हो रहा है? मालवा के पठार में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? जाना पाव। और इंदौर की मऊ क्या है? तहसील है, वहां से चंबल का क्या होता है? उद्गम होता है। और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर हमने कहा कि ये इंदौर, इंदौर से कहाँ जाती है? उज्जैन, उज्जैन से कहाँ? रतलाम, इलाका क्या? मंदसौर, और फिर क्या में प्रवाहित होती है, और फिर आ जाती है राजस्थान।
राजस्थान में कोटा है, बूंदी है, ठीक है, सवाई माधोपुर है। इस तरीके से ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर राजस्थान में प्रवाहित होती है। और सौरगढ़ के करीब, काय के करीब, भैंसौरगढ़ के करीब ये एक क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है। और उस जलप्रपात का नाम है क्या, चूलिया जलप्रपात, ठीक है। तो चूलिया जलप्रपात बनाती है कौन सी नदी, चंबल नदी, ठीक। अब देखो यहाँ पर चूलिया जलप्रपात बनाती है और ठीक है, अब यहाँ पर, यहाँ से अब दूसरी नदी निकलेगी। तो देखो पहली बार ये इसने चूलिया जलप्रपात बना दिया, उत्तर है, तो यहाँ पर ये मुरैना को स्पर्श कर रही है। तो मुरैना क्या है, मुरैना क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। तो मध्य प्रदेश की उत्तरतम सीमा का निर्धारण कौन कर रही है, कौन कर रही है, चंबल कर रही है पहली बार। मध्य प्रदेश की उत्तरतम सीमा का निर्धारण कर रही है दूसरी बार। मध्य प्रदेश और इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, फिर काय में आई पुनः मध्य प्रदेश में, और फिर वापस कहाँ गई, यूपी में। इसका मतलब जो चंबल है वो चंबल का भाग क्षेत्र कहाँ पर है, तो देखो एमपी में है, ठीक है। फिर आपका कहाँ है, राजस्थान में है, और कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। तो तीन राज्यों में ये नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की उत्तर सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, चंबल नदी करती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच भी विभाजन कौन कर रही है, चंबल नदी कर रही है। चूलिया जलप्रपात काय पर है, चंबल नदी पर है, ठीक है। और इसी के बाद अगर हम ये देखें कि इंदौर में, चंबल नदी इंदौर में, मध्य प्रदेश में भी कुछ जलप्रपात बनाती है, जिसमें है टेंचा जलप्रपात, जिसमें है पाताल पानी जलप्रपात, और जिसमें है क्या, झाड़ी दाह जलप्रपात, ठीक है। तो ये तीन जलप्रपात कहाँ हैं, इंदौर में। ये तीन जलप्रपात कहाँ पर हैं, इंदौर में। तो चंबल नदी पर ये चूलिया, चंबल पर है टेंचा, चंबल पर है पाताल पानी, और चंबल पर ही क्या है, झाड़ीदाह। तो ये जो क्या पर, ये क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है, कहाँ पर, इंदौर में। तो ये जलप्रपात है भैंसौरगढ़ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब दूसरी नदी, ठीक है। अब दूसरी नदी देखो, दूसरी नदी ये कि जो मालवा है, मालवा ही रहेगा, इंदौर का इंदौर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये दो चीजें बदल जाएंगी, और यहाँ पर हो जाएगी क्या, काकड़ी वर्णी, ठीक है, काकड़ी वर्णी। अब देखो काकड़ी वर्णी इंदौर से ही है, काकड़ी वर्णी में से निकलती है कौन सी नदी, शिप्रा, और ये कहाँ जाके मिल जाती है, देखो वैसे ये भी इंदौर, उज्जैन, रतलाम से होती हुई मंदसौर में मिलती है। ये मैंने इसका रफ डायग्राम बना दिया है, आप बस समझ जाना कि ये क्या होती है, इस तरीके से ये निकलती है। और ये नदी कौन सी है, तो ये नदी है क्षिप्रा, ये नदी कौन सी है, ठीक। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये है कौन सा, काकड़ी वर्णी, ठीक है। तो काकड़ी वर्णी से निकल रही है क्या, क्षिप्रा। तो क्षिप्रा नदी काकड़ी वर्णी से निकलती है, और ये क्या होती है, ऐसे निकलते निकलते मंदसौर में जाकर किससे मिल जाती है, चंबल से मिल जाती है। इसका मतलब क्षिप्रा चंबल की एक सहायक होती है। क्षिप्रा चंबल की क्या है, एक सहायक नदी है। और क्षिप्रा की जो सहायक नदियां हैं वो है खान तथा गंभीर, खान और गंभीर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, किसकी, क्षिप्रा की। तो क्षिप्रा की सहायक नदी खान गंभीर है, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, और चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। बात समझ में आ रही है, चंबल यमुना की सहायक, क्षिप्रा चंबल की सहायक, खान गंभीर क्षिप्रा की सहायक। अब एक बात और कि ये जो चंबल नदी है, ये मध्य भारत पठार जब हम पढ़ेंगे तो मध्य भारत का पठार की प्रमुख नदी भी क्या है,
चंबल है। और इसमें सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? बीहड़ पाए जाते हैं। तो ये भी पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है किस नदी के रास्ते में सबसे ज्यादा बीहड़ है, तो किसके में? चंबल है। तो क्षिप्रा, अब देखो क्षिप्रा के बारे में एक बात तो ये कि क्षिप्रा को मालवा की क्या कहा जाता है? क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। किसको? क्षिप्रा को। किसी क्षिप्रा नदी के किनारे अगर देखें तो उज्जैन का जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत के, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर उज्जैन। तो वो महाकालेश्वर उज्जैन का ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के किनारे है। दूसरी बात अगर ये पूछा जाए कि उज्जैन के शहर के कौन सी नदी के किनारे है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन शहर। ठीक है, तो ये क्षिप्रा के बारे में आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसका उद्गम कहाँ से है, तो उद्गम कहाँ से हो गया? काफिलबरडी से हो गया। ठीक है, और ये बहती है उज्जैन रतलाम मंदसौर में जाकर मिल जाती है किससे? चंबल से। ठीक है, तो ये चंबल की क्या हो गई? सहायक नदी हो गई। अब अगली बात आती है कौन सी नदी की, तो देखो फिर से बस इंदौर बदल जाएगा। मतलब ये कि चंबल, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि विंध्याचल पर्वत से कितनी नदियां निकलती हैं, ये भी आपसे अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी विंध्याचल की है, कौन सी नदी मेकल श्रेणी की है, कौन सी नदी सतपुड़ा की है। तो आप ये याद रखो कि चंबल भी विंध्याचल पर्वत, क्षिप्रा भी विंध्याचल पर्वत, और इसके बाद निकलती है कौन सी? यहाँ से काली सिंध। और काली सिंध कहाँ से निकलती है? काली सिंध। तो देखो काली सिंध, आप मान लो मैं यहाँ लिखे देता हूँ, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, यही लिख दूं, समझ जाना है। इशारों में दिल्ली लेते हैं आदमी से, तो ठीक है। तो वो काली सिंध, काली सिंध कहाँ से निकलती है? देवास। देवास में है क्या? बागली। देवास में क्या? बागली। विंध्याचल है, मालवा है, जिला बदल गया है, देवास है, जगह कौन सी है? बागली। क्या वाला मूवी गई थी, लिखा इसके बारे में मिलता है, बागली। अब बागली से निकलती है राजगढ़, शाजापुर, आगर होती हुई यहाँ पर नौनेरा है, वहां पर राजस्थान। तो नौनेरा राजस्थान में जाकर ये क्या होती है? मिल जाती है किससे? चंबल से। ठीक है, तो काली सिंध किसकी सहायक नदी हो गई? चंबल की। वह कहाँ की ओर रही है? उत्तर की ओर। कहाँ से निकल रही है? देवास के बागली से। और कहाँ पर जाकर? राजस्थान के नौनेरा में जाकर मिल रही है किससे? चंबल से। किसकी सहायक नदी हो गई? चंबल की। ठीक है, अब अगली नदी देखो, यहाँ पर एक नदी है कौन सी? पार्वती। पार्वती है ना, पार्वती। देखो नीचे तक आएगा, लेकिन मैं यही लिखे देता हूँ, मालवा है, विंध्याचल है, लेकिन यहाँ पर जिला बदल गया, क्या हो गया? सीहोर। सीहोर के अंदर एक तहसील आ गई, कौन सी? आस्था। तो सीहोर की आस्था से निकल रही है क्या? पार्वती। ठीक है, पार्वती नदी। और पार्वती नदी राजस्थान में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है किससे? चंबल नदी से। ठीक है, तो चंबल की सहायक नदी क्या हो गई? पार्वती। फिर पार्वती के बाद नदी है कौन सी? कौन सी? कुंवारी। ठीक है, तो एक नदी है कौन सी? कुंवारी। ठीक है, तो कुंवारी शिवपुरी के पठार से निकलती है और ये कायदे जाकर मिलती है चंबल से जाकर मिलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई होगी कि चंबल की सहायक नदियां कितनी हैं। अब यमुना की अगर ये पूछा जाए कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है। क्यों है? क्योंकि चंबल का सर्वाधिक नदियों का पानी चंबल अपने साथ लेके जाती है और इटावा में जाकर यमुना में मिला देती है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन सी हिमालयी नदी का बेसिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो यमुना आता है। और यमुना हम ये सोचकर आंसर नहीं करते कि हमें लगता है कि यमुना मध्य प्रदेश में क्या करने आएगी। मतलब ये कि यमुना का बेसिन जितनी हिमालय की नदियां हैं उनमें सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं
हिमालयी नदियों में सबसे ज्यादा। तो चाहे वो इतना का हो, लेकिन है तो किसका? यमुना का। तो यमुना का जो बेसिन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में ज्यादा इसलिए माना जाता है। बाकी ये क्या है? चंबल की सहायक। और कोई सहायक और कुछ कोई बात चंबल की? अब देखो यहाँ से आपसे ऐसे प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है कि क्षिप्रा कहाँ की सहायक नदी है, किसके किनारे बसे शहर कौन से हैं, चंबल के किनारे बसे शहर कौन से हैं, काली सिंध कहाँ से निकलती है, पार्वती किसकी सहायक नदी है, तो कुंवारी किसकी सहायक नदी है। ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हो गई? चंबल की सहायक नदियां हो गई। अब अगर हम बात करें किसकी? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की। ठीक है, तो देखो जरा पश्चिम क्या हो गया? मंदसौर भी लिखा मिलता है, क्यों? शायद मैंने उसमें मंदसौर ही लिखा है ना। भैंसौरगढ़ के निकट है चित्तौड़, जो है ना राणा साहब बांध, चित्तौड़गढ़ उसी के पास है भैंसौरगढ़। भैंसौरगढ़ के पास क्या नाम से है क्या? ठीक, मंदसौर में गांधी सागर है मेरे भैया, पांसा प्रभु बांध है वो। ठीक है, तो आगे बढ़े अपन। ठीक, आगे देखो क्या? नर्मदा। तो देखो यहाँ पर जिला है क्या? अनूपपुर। क्या? अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था क्या? मालवा, ऐसे अब क्या होगा? अब क्या होगा? मेकल पर्वत श्रेणी। तो मेकल पर्वत श्रेणी है, मेकल पर्वत श्रेणी के अंदर क्या है? अनूपपुर। अनूपपुर में है क्या? अमरकंटक। अमरकंटक की सर्वोच्च चोटी है क्या? सॉरी, मेकल की सर्वोच्च चोटी क्या है? अमरकंटक। क्या नाम से? अमरकंटक। तो अमरकंटक से निकलती है क्या? अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। तो अब ये नर्मदा कुछ इस तरीके से क्या होती है? प्रवाहित होती है और यहाँ आके अपना क्या कर देती है? समापन कर देती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्या कर देती है? अपना समापन कर देती है। ठीक है, तो देखो ये है क्या? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकल रही है अमरकंटक, सतपुड़ा, मेकल, जो क्या नाम से? मेकल श्रेणी के कहां से? अमरकंटक से। और इसकी हाइट कितनी है? 1057 ऊपर यहाँ 1057 क्या मीटर नहीं कह रहा हूं मैं इसकी लंबाई कह रहा हूँ। अमरकंटक की चोटी की ऊंचाई कितनी है? अरे मैं नर्मदा की नहीं कह रहा, मैं केवल इसकी चोटी की बात कर रहा हूँ। तो चोटी 1000, जैसे जाना पाप 800 कितनी थी? 54 थी, कहती ये कितनी है? 1057। तो ये पूछ लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है कितनी? 1057। यहाँ से निकलती है क्या? अब नर्मदा निकलती है अनूपपुर से। तो अनूपपुर, डिडोरी, मंडला, ठीक है, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, देवास, ठीक है, धार और आपका क्या? अलीराजपुर। यहाँ से हो जाती है कहाँ? पार। ठीक है, तो यहाँ जो जिला है वो जिला है कौन सा? अनूपपुर। जिला कौन सा है? अनूपपुर। तो अनूपपुर के अमरकंटक से निकल रही है नर्मदा। अब नर्मदा के बारे में क्या? तो नर्मदा जो नदी है उस नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? एक बात तो ये कि मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। मध्य प्रदेश, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो एक तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, दूसरा इसको मेकल सुता कहा जाता है, इसको नामो दोष भी कहा जाता है, इसको रेवा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतने उपनाम है किसके? नर्मदा के। तो ये जो नर्मदा है यही रेवा है, यही नामोदोष है, यही मेकल सुता है और ये क्या है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ठीक है, अब जीवन रेखा इसलिए क्योंकि सबसे लंबी है, सबसे लंबी होने के साथ साथ इसका भाग क्षेत्र मध्य प्रदेश में ज्यादा है। ये मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से को क्या करती है? सिंचित करती है, इसीलिए क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। मेकल सुता इसलिए क्योंकि मेकल पर्वत श्रेणी है, सुता का मतलब पुत्री, तो मेकल की पुत्री, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? मेकल सुता।
नामुदूस ग्रीक विद्वान टोलेमी ने इसको नाम दिया, और रेवा नाम दिया कालिदास ने कुमार संभव और इसमें मेघदूत में। किसमें? प्रभु बोल रहा था कुछ, क्या हुआ प्रभु? अभी तो यहाँ पर ये नाम किसने दिया है? कालिदास ने। और ये नाम किसने दिया है? टोलेमी ने। ये मेकल होता है, मेकल पर्वत श्रेणी की और जीवन रेखा, इसलिए तो नर्मदा के ये क्या है? उपनाम। ठीक है, एक बात ये याद रह जाएगी कि नर्मदा को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, नर्मदा का जो प्रभाव क्षेत्र है वो 15 जिलों से होकर क्या होती है? नर्मदा गुजरती है। जिले कौन कौन से हैं तो मैंने बता दिए, अनूपपुर है, डिंडोरी है, मंडला है, ठीक है, नरसिंहपुर है, सिवनी है, सिवनी के बाद आपका क्या है? नरसिंहपुर है, जबलपुर है, होशंगाबाद है, हरदा है, खंडवा है, खरगोन है, ठीक है, और आपका क्या नाम से यहाँ पर धार है, और अलीराजपुर है। यहाँ से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है अलीराजपुर के बाद। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है 1077। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बहती है कितनी? 1077। अब चली जाएगी कहाँ पर? गुजरात और महाराष्ट्र में। तो देखो मध्य प्रदेश में इसकी हाइट है कि लंबाई है कितनी? 1077 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर रहती है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। गुजरात में अगर बात करें, गुजरात तो 161 किलोमीटर रहती है। गुजरात में कितनी रहती है? 161 किलोमीटर। और अगर ये बात अगर हम देखें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कितनी रहती है? 74 किलोमीटर। मतलब अगर हम 1077, 74, 161, गणित खराब है जोड़ लेना, 13 लंबाई निकल के आती है। मतलब ये कि नर्मदा की जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई कितनी है? 13 उसमें से सबसे ज्यादा प्रवाह है कहाँ पर? एमपी में। इसका जो बेसिक क्षेत्र है वो 89.9% काय के साथ है? मध्य प्रदेश के साथ। 74 किलोमीटर है किसमें? महाराष्ट्र में। तो 2.4% कहाँ है? महाराष्ट्र में। और 8.5% कहाँ है? तो गुजरात में। इसका मतलब ये कि अगर ये पूछा जाए कि नर्मदा नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। जिसमें अगर क्रम पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एमपी, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में केवल 74 किलोमीटर, गुजरात में 161 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 1077। अगर बेसिक क्षेत्र पूछा जाए तो 89.9%, 2.4%, 8.5%। ये बात समझ आ रही क्या? ठीक है, अब है कि कौन कौन से राज्यों में नर्मदा नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो 1077 की लंबाई, अगर इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 13 ये पूरी लंबाई को अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की कृष्णा, गोदावरी की बात क्या है? मतलब प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो हम प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा तीसरी सबसे बड़ी नदी, पूरे भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये बात समझ आ रही है? जैसे कह रहा हूं, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी, भारत की 5वीं और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगली बात, इसका जो बहाव क्षेत्र है विपरीत है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भी ये सबसे बड़ी नदी है। बात समझ आ रही है? मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। अगली बात है इसी को लेकर कि भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी सहायक नदियों की संख्या सबसे ज्यादा है। 41 सहायक नदियां हैं किसकी? नर्मदा की। तो नीचे से यानी मेकल श्रेणी से नदियां मिलती हैं इसमें, और ऊपर से विंध्याचल पर्वत से।
विंध्याचल पर्वत से 19 मिलती है और 22 मिलती है कहां से, नीचे से। तो कुल मिला के 41 क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये बड़े छोटे का रट्टा समझ लिया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा, नर्मदा भारत की कौन सी बड़ी नदी, पांचवी। प्रायः भारत की कौन सी बड़ी, तीसरी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, तो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी, और सहायक नदियों की संख्या में भी सबसे बड़ी। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखो नर्मदा नदी के उत्तर में अभी हमने ये सारी नदियां पढ़ ली हैं। तो ये कौन सा पर्वत श्रेणी थी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और नीचे कौन सी पर्वत श्रेणी है, मेघल पर्वत श्रेणी। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में नर्मदा नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये सुन लो केवल, लेकिन इनाम नहीं तो बिजली बच जाएगी। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है, मेघल पर्वत श्रेणी है। दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में नर्मदा नदी क्या होती है, एक रिफ्ट वैली में, नदी घाटी में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ से कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, या नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है। ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी में सर्वाधिक पानी कौन सी श्रेणी से आगे मिलता है, तो नीचे से मिलता है, बाईं ओर से, और दाईं ओर से कम मिलता है। दाईं ओर से 19 नदियां, बाईं ओर से 22 नदियां आकर क्या होती है, नर्मदा नदी में मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें शक्कर है, दूधी है, बंजर है, हथनी है, शेरनी है और तवा है। ऐसी कई नदियां इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण नदी है कौन सी, तवा। ठीक है, तवा नदी, तो तवा नदी होशंगाबाद में जाकर नर्मदा से मिलती है। ठीक है, ये जो सुंद का पुल है, ये पुल जब नहीं बना था तब मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस पर था, तवा नदी पर। अब ये वाला पुल हो गया है लगभग 2.5 किलोमीटर का, और ये नदी कौन सी है, ठीक है, सिंध नदी। ठीक, तो ये बात समझ आ गई। तो तवा नदी पर पहले क्या था, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल था, अब सबसे लंबा पुल हो गया है सिंध नदी पर, लगभग 2.5 किलोमीटर का। तो इतनी बात नर्मदा की समझ में आ गई क्या। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। नर्मदा नदी जहां से निकलती है वहीं पर कुछ काय का निर्माण करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसमें एक जलप्रपात का नाम है क्या, कपिल धारा। ठीक है, दूसरा जलप्रपात है कौन सा, दुग्ध धारा। एक जलप्रपात है कौन सा, शंभू। ठीक है, और ये जो कपिल धारा है ये तो वो वही बना देती है 8 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, और ये तीनों को अगर देखें तो ये तीनों है किस जिले में, अनूपपुर। ठीक है, तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, ये तीनों कौन से पर हैं, नर्मदा नदी पर हैं, अनूपपुर में है। सबसे पहला जलप्रपात कपिल धारा, फिर दुग्ध धारा, फिर शंभू धारा। ठीक है, तो ये कहाँ बनाती है, तो हम कहेंगे कि ये बनाती है कहाँ पर, अनूपपुर। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब आएगी ये कहाँ पर, जबलपुर। तो जबलपुर में 2 जलप्रपात बनाती है। जबलपुर में कौन कौन सी, एक तो है भेड़ाघाट, बहुत पूछा जाता है, और दूसरा है कौन सा, धुआंधार। ठीक है, कहाँ बनाती है, जबलपुर में। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आएगी तो खंडवा। खंडवा में कौन सा, मानदाता। ठीक है, खंडवा में कौन सा, मानदाता और दर्दी। मानदाता और दर्दी जलप्रपात कहाँ बनते हैं, खंडवा में। खंडवा में है क्या, ओमकारेश्वर। ये पेपर में पूछा जाता है, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश की एक द्वीपीय संरचना है। कभी कभी पेपर में ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में द्वीप कहाँ है। हमें तो लगता है कि मध्य प्रदेश में द्वीप होना ही चाहिए, लेकिन ओमकारेश्वर क्या है, एक द्वीपीय संरचना है। कौन सी नदी के पास है, तो हम कहेंगे कि नर्मदा नदी के पास है। और कभी कभी एमपी में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का द्वीप कौन सा है, तो
खंडवा में है। फिर है खरगोन, ठीक है, खरगोन में है क्या, सहस्त्रधारा और महेश्वर, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर यहाँ अलीराजपुर से बाहर हो जाती है क्या, नर्मदा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? दोबारा रिकॉल किए देता हूँ, अमरकंटक हजूरपुर से निकलती है, टोटल लंबाई 13 मारा है, 1077 मध्य प्रदेश में बहती है। रेवा कहा जाता है, मेकलसुता कहा जाता है, नामोदोस कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात में और मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, 3 राज्यों में क्या होती है, ये प्रवाहित होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और भारत की लंबाई की दृष्टि से 5वीं बड़ी नदी है और सहायक नदियों की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अब यहाँ पर जहाँ पर ये पानी नीचे डालती है वो जगह है खंबात की खाड़ी। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में ये क्या करती है, अपने जल का विसर्जन कर देती है। यहाँ पर ये एक संरचना बनाती है जिसको कहा जाता है क्या, एस्चुरी, ठीक है, एस्चुरी, ठीक है। तो यहाँ कहा जाता है ज्वार नदी, ठीक है। तो ये वो नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जो कहेगा डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी या ज्वार नद का क्या करती है, निर्माण करती है। ये प्रश्न भी पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती या एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, या फिर हम कहें डेल्टा का निर्माण। पानी कहाँ गिराती है, तो खंबात की खाड़ी में क्या करती है, पानी का विसर्जन करती है। मतलब ये किसी के साथ नदी क्या नहीं करती, अपना मेल नहीं करती, ठीक है। तो नर्मदा नदी एस्चुरी का या फिर काय का, ज्वार नदी का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं हम। अब देखो, नर्मदा के बाद एक और नदी है, वो निकलती है बैतूल के, कहां से, मुल्ताई झील से। और ठीक है, ये कहां से निकल रही है, बैतूल के मुल्ताई झील से। तो देखो ये बैतूल है और बैतूल की नदी है, बैतूल में है क्या, मुल्ताई, दिख रहा है क्या पीछे, सुनाई तो दे रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा। तो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, बुरहानपुर होते हुए चली जाती है कहां, गुजरात, ठीक है। तो ये नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी है। ये प्रश्न भी पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है। तो नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी है कौन सी, क्या नाम से आपकी, ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी भी काय की ओर बह रही है, पश्चिम की ओर बह रही है। तो नर्मदा के बाद पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कौन सी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, बुरहानपुर होती हुई कहां चली जाती है, गुजरात चली जाती है। ये भी क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसे नर्मदा एस्चुरी बनाती है, वैसे ये भी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और ये भी अपना पानी काय में डालती है, खंबात की खाड़ी में डालती है। बात समझ में आ गई। बैतूल के बाद क्या नाम से, ताप्ती नदी के बारे में, ठीक है। तो ताप्ती से इतना पूछा जाता है। अब एक नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसको एक तो नदी है वर्धा और एक नदी है वेदगंगा, और इन दोनों का मिलन स्थल है क्या, प्राणहिता, क्या, प्राणहिता। एक नदी है वर्धा और एक नदी है कौन सी, वेदगंगा। जो वेदगंगा है वो सिवनी के पारसवाड़ से निकलती है, ठीक है। और जो वर्धा है वो कहां से निकलती है, वर्धन। तो बैतूल के वर्धन से निकलती है वर्धा और वेदगंगा निकलती है सिवनी के पारसवाड़ से। और दोनों जहां पर मिलती हैं उस जगह का नाम है क्या, प्राणहिता। और ये प्राणहिता के नाम से प्रवाहित होती है और ये मिल जाती है गोदावरी। ये किसमें मिल जाती है, गोदावरी नदी में। तो गोदावरी की सहायक हो गई कौन सी, वर्धा वेदगंगा की नाम से संगम से बहने वाली प्राणहिता किसकी सहायक नदी हो गई, गोदावरी की। मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर बहने वाली ये क्या हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, ठीक है। पहले इतना बताओ, इतना समझ में आ गया क्या, इतने में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो ये तो थी क्या, यमुना, ठीक है। अब मैं इसको खींच के आगे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये रफ तरीके से हो गया, लेकिन मैं ऐसे तिरछे किए देता हूँ, आप समझ जाना, मैं तिरछे कर रहा हूँ बस।
बाकी ऐसा होता नहीं है, ये सीधी जाएगी नीचे। यहाँ से ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से एक नदी आएगी, ठीक है, और वो नदी है कौन सी? गंगा। ऐसा है नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अब डायमेंशन में जाने के लिए जगह नहीं है। ये नदी है कौन सी? गंगा। तो गंगा में ये यमुना आएगी और यहाँ पर जगह है क्या? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में आकर क्या होती है? यमुना गंगा के साथ मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। फिर यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत से मात्र 2 ऐसी नदियां हैं, एक का नाम है सोन, एक का नाम है टोंस। एक का नाम है सोन और एक का नाम है टोंस। ये पेपर में कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर सीधी गंगा में मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, या मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो सीधी जाके किसमें मिलती है? गंगा में मिलती हैं। तो यहाँ पर सीधी जाके गंगा में मिलने वाली नदियां हैं 2। एक है कौन सी? सोन, जो बिहार में मिलती है। बिहार कहाँ पर मिलती है? दीनापुर। टोंस सिरसा में, ठीक है, टोंस सिरसा में। और सोन कहां पर मिलती है? और सोन कहां पर मिलती है? सिरसा में। तो दीनापुर में जाके और सिरसा में जाके मध्य प्रदेश की 2 नदियां क्या होती है? मिल जाती हैं। और ये नदियां प्रवाहित हो रही है काय की तरफ? तो हम कहेंगे पूरब की तरफ। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है, सोन नदी कहां से निकलती है? वहीं से निकलती है जहां से कौन सी निकल रही है? नर्मदा निकल रही है। तो उस नदी की कहां से निकलती है? क्या नाम से? सतना के मेहर, सतना की मेहर तहसील से निकलती होगी। कटनी के कैमूस से निकलती है कैन, ठीक है, कटनी के कैमूस से निकलती है कैन। और कैन किसकी सहायक नदी है? यमुना की, ठीक है। तो जब वो कटनी के कैमूस से निकलती है, कटनी के कैमूस से निकलती है कौन सी? तो हम कहेंगे कैन। और कैन किसकी सहायक नदी है? ठीक है। फिर एक रायसेन के कुंवरगांव से निकलती है बेतवा, और बेतवा जाकर मिल जाती है किससे? यमुना से। तो यमुना से बेतवा कहां पर मिलती है? हमीरपुर में। कहां पर? हमीरपुर। तो ये नदी है कौन सी? बेतवा। और बेतवा रायसेन के कहां से निकलती है? कुंवरगांव से, ठीक है। तो देखो जरा, बेतवा सहायक नदी हो गई यमुना की, केन सहायक नदी हो गई किसकी? यमुना की। सिंध भी सहायक नदी है किसकी? यमुना की। सिंध, सिंध भी सहायक नदी है किसकी? यमुना की। और सिंध निकलती कहां से है? गुना की सिरौंज तहसील, गुना की सिरौंज तहसील से निकलकर ये बहती है कहां पर? शिवपुरी, शिवपुरी से जाती है दतिया। ये कहां? यूपी में जाके किससे मिल जाती है? औरैया में। औरैया में ही है ना, यूपी के औरैया में। यूपी के औरैया में जाकर ये काय से मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। बात समझ में आ गई? मतलब सिंध, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी, ठीक है। और अगर टोंस और सोन ये काय की सहायक नदी है? गंगा की। अब आप देख लो कि मध्य प्रदेश का पानी कहां कहां जा रहा है। एक तो ये सीधा इनडायरेक्टली यमुना में, यमुना से सीधा गंगा में। यहाँ से ये सीधा गंगा में ये पानी जा रहा है कहां पर? खंबात की खाड़ी में। एक नदी और है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, उसका नाम है माही, धार से निकलती है। वो भी 3 जिलों में, 3 राज्यों में क्या होती है? प्रवाहित होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। माही नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, धार से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और क्या नाम से आपके गुजरात में क्या होती है? ये नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? माही नदी। ये आपकी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां थी। नदियों का टॉपिक हो गया, ठीक। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो और पढ़ते रहना, क्योंकि मैं कभी भी पूछ सकता हूं।